हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारे इस लेक्चर में कि हमारे जो ऐसा यूनिट्स हैं वो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी चार बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स की इंटरनेशनल डेफिनेशन के बारे में। यानी कि हमने बात की थी 1 मीटर लेंथ वो किसे कहते हैं, 1 सेकंड किसे कहते हैं, और 1 किलोग्राम जो मास को डिफाइन करता है उसके बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था। और आगे हम पढ़ा था 1 एम्पियर की थ्योरी बारे में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी जो अगली डेफिनेशन है 1 केल्विन, यानी कि जो उष्मागतिकी की ताप का जो मात्रक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात करते हैं उसके बारे में। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारा 1 केल्विन एसआई फंडामेंटल यूनिट्स है उसकी डेफिनेशन इस प्रकार से कि जल के त्रिक बिंदु का 1/273.16 जो पार्ट है वो पार्ट 1 केल्विन कहलाता है। अब ये जो इसके अंदर ये वर्ड है त्रिक बिंदु, उसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से कि वे ताप जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस साम्य अवस्था में रहती है त्रिक बिंदु कहलाता है। अब साम्य अवस्था या फिर जो ऐसी कौन सी पोजीशन है वाटर की जो कि ट्रिपल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो मीनिंग दिए गए हैं 1 केल्विन के बारे में, तो केल्विन किसके लिए, किसका मात्रक है, उष्मागतिकी का, उष्मागतिकी का मात्रक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम वाटर को हीट दें या पानी को गर्म करें तो उस टाइम पानी की एक पोजीशन इस प्रकार से हो जाती है कि पानी है वो ठोस, द्रव और गैस यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों की किसी भी पोजीशन के अंदर जा सकता है। यानी कि वो चेंजिंग हो सकता है उसके अंदर, वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन रहती है, वहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन रहती है। तो वो जो कंडीशन है, वो जो मेन पॉइंट है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जल का त्रिक बिंदु। और उस पार्ट का 1/273.16 जो पार्ट है वो पार्ट कहलाएगा 1 केल्विन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि एक मोल के बारे में, यानी कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक है 1 मोल, या किसी पदार्थ को जो भार है उस भार के बारे में बात करेंगे। आइए 1 मोल की जो डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं कि 12 ग्राम कार्बन 12 के नमूने में परमाणु की संख्या 1 मोल कहलाती है, जिसे अवगाद्रो संख्या भी कहते हैं। यानी कि जो अवगाद्रो संख्या है 6.023 into 10⁻23 72 या फिर 23 की दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, उस पार्ट को, उस भार को क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे। यानी उस पोजीशन से यार जो कार्बन 12 का नमूना है या फिर हम कह सकते हैं अपर रूप है, उस पोजीशन से 1 मोल की जो डेफिनेशन है वो लगना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, जैसे कि फिजिक्स है वो कहां से लेकर के कहां तक लगेगी, यानी कि वो कौन सी छोटी सी चीज है या कौन सी छोटी सी डिस्टेंस है, भार है या फिर जो छोटा सा टाइम पीरियड है, उससे लेकर के जो बड़ा से बड़ा किसी वस्तु का भार है, किसी वस्तु की लेंथ है, उस तक फिजिक्स लगेगी। उसी प्रकार से ये है कि जो पदार्थ का भार है वो कार्बन 12 का छोटा छोटा नमूना होता है, छोटा छोटा पार्टिकल होता है, उससे उस भार को हम क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं 1 कैंडल के बारे में। तो 1 कैंडल डेफिनेशन इस प्रकार की है कि 1 कैंडल किसी प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई दिशा में एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की 540 into 10⁻12 हर्ट्ज की आवृत्ति की ज्योति की तीव्रता होती है तथा उस दिशा में 1.683 वोल्ट पर स्टार रेडियन की उसी दिशा में रेडियंट तीव्रता होती है। अब बच्चों, यहां पर हम बात करें कि जो 1 कैंडल है वो सिंपली आपने देखा होगा कि मोमबत्ती कहते हैं, और मोमबत्ती एक तरह का क्या है, प्रकाश स्रोत है। तो हम मतलब इस मात्रा को टॉर्च में, किसी बल्ब में, किसी बैटरी में, किसी में भी काम में ले सकते हैं। ये एक बेसिक जो हमारा यूनिट निकल के आया है, उसका कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी जो लाइट सोर्स है, जो प्रकाश स्रोत है, अगर इसको हम ऑन करेंगे तो उसकी जो
आवर्ती है प्रकाश के निकलने की और किसी एक फिक्स सरफेस पे पड़ने की, वो फ्रीक्वेंसी, वो आवर्ती, उसकी जो स्पीड है वो इतनी होनी चाहिए, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज की आवर्ती होनी चाहिए। तब वो प्रकाश स्रोत अपनी फिक्स पारदर्शिता या अंधेरे में किसी वस्तु के होने का पता बता सकता है। यहाँ पर जो हर्ट्ज है वो आप लोगों को पता है कि आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। हमारे कानों के लिए कर्ण प्रिय जो ध्वनि है वो कौन कौन सी, जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज है, उसे प्रकाश से जो प्रकाश की आवर्ती है वो इस हर्ट्ज के अनुरूप ही कार्य करती है। ठीक है, यानी कि किसी भी लाइट सोर्स से अगर लाइट निकल के इस सरफेस पे इंपैक्ट करेगी तो इतनी आवर्ती की लाइट है वो निकल इंपैक्ट करेगी, तभी वो एक कैंडल की डेफिनेशन के अंदर आएगी, या फिर वो सही तरीके का एक प्रकाश स्रोत है, नहीं तो नहीं है। विजिबिलिटी और नॉन विजिबिलिटी होना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, यानी किसी वस्तु का पारदर्शी होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए बच्चों, हमारी जो अगली डेफिनेशन है, यूनिट हमने पढ़ ली है। यूनिट के बाद में ये 7 प्रकार की यूनिट होती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एसआई सिस्टम के अंदर जो कंप्लीट 9 प्रकार की यूनिट होती है, 7 हो गई है, 1 मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, एम्पियर, मोल, केल्विन एंड कैंडेला। ठीक है, ये तो हो गए 7। अब हम बात करेंगे हमारी जो 2 राशि हैं, पूरक राशि हैं, जो कि एक होती है रेडियन और एक होती है ईस्ट रेडियन। रेडियन को हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पर समतल कोण के बारे में, कहीं कहीं इसे सिर्फ एंगल ही नाम दिया गया है, और ईस्ट रेडियन को हम लोग डिफाइन करेंगे ठोस कोण से, जो फाइंड करने की वैल्यू है वो रेडियन के अंदर समतल कोण और ईस्ट रेडियन के अंदर ठोस कोण। तो आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। हमारा जो अगला हेडिंग है पूरक राशियां, उसके बारे में देखिए बच्चों। पूरक राशियों के अंदर जो हमारा डेफिनेशन है रेडियन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक रेडियन किसी तल में स्थित वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है, केंद्र पर अंतरित करता है, यानी कि बनाता है, अंतरित करता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो रेडियन है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे समतल कोण या फिर सिर्फ एंगल से, यानी कि या तो कहेंगे प्लेन एंगल या फिर एंगल। तो यहां पर हम लिखते हैं इसके अंदर समतल कोण, समतल कोण। अब एंगल फाइंड करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमेशा कोई भी जो एंगल है वो अपनी इस तरह की फॉर्म में होता है। ये हो गया जैसे कि थीटा। ठीक है, थीटा को बनाने के लिए उसकी मुख्य रूप से कौन सी जो भुजा है वो काम आती है। एक तो हो गई ये, और ये एक हो गई ये। तो इस कंप्लीट को हम क्या मान सकते हैं, एक सर्किल मान सकते हैं। सर्किल की ये हो गई रेडियस और ये हो गई रेडियस। अब जैसे कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसके अंदर बताया गया है कि एक रेडियन किसी तल में स्थित वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। तो मानना कि जैसे डेफिनेशन में दिया गया है कि ये कंप्लीट एक तरह का सर्कल है, तो सर्कल के अंदर ये हो गया चाप, यानी कि कंप्लीट सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है ये। ठीक है, तो इस छोटे से अल्पांश पार्ट को मैंने, अल्पांश जो सरफेस है इसका, उसको नाम दे दिया डीएस। देन फिर यह क्या हो गया, डी थीटा, इसका एक अल्पांश कोण हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो इसका फॉर्मूला है वो इस प्रकार से होगा कि समतल कोण इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। समतल कोण यानी कि हमारा जो डी थीटा है वो डी थीटा इज इक्वल टू चाप ds अपॉन आर, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर मैंने माना कि इफ r इज इक्वल टू ds देन जो
डी थीटा है वो कितना हो जाएगा 1 रेडियन। इस प्रकार से इस एंगल को हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि यहां पर देखिए चाप यहां पर होगा ds और जो रेडियस है इसकी वो हो गई r। अब यहां पर हमें मतलब कि 1 रेडियन वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगा, जैसे कि डेफिनेशन अंदर दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप, त्रिज्या के बराबर चाप, तो वैसे ही यहां पर त्रिज्या के बराबर चाप रखेंगे, ये मैंने यहां पर रख दिया r इक्वल टू ds, देन डी थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। चाप वृत्त के अंदर अंतरित करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 रेडियन हो जाएगा। उसी तरह हम लोग दूसरे पॉइंट में बात करेंगे कि जो हमारा इष्ट रेडियन है उसके बारे में। तो इससे रेडियन जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से होगी, एक इष्ट रेडियन किसी तल में स्थित वह घन कोण है देखिए बच्चों, तो हम बात करेंगे इष्ट रेडियन के बारे में। तो एक इष्ट रेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बात करेंगे जो इसका एंगल होगा वो तो हो जाएगा ठोस कोण। देन फिर जो इसकी शेप है वो इस प्रकार से होगी कि आपने कहीं ना कहीं पे जैसे कि कोई एक कोण है वो तो खाया होगा, या फिर हम बात करेंगे कोई तरबूज है, उस तरबूज को चारों साइड से उसको काटा सेंटर तक, उसके जो मिड का पॉइंट है सेंटर पॉइंट वहां तक, चारों साइड से इस साइड से इस साइड से इस साइड से देन फिर इस साइड से, देन उसको एज इट इज वापस हम जैसे जिस पोजीशन पे वो है उसी पोजीशन से उसको उठा लेते हैं, तो उसकी जो शेप है वो किस प्रकार से होगी, इस शंकु की तरफ हो इस प्रकार से, यानी कि ऐसे नीचे की तरफ। तो ऊपर का जो सरफेस टाइप का है वो गोली सरफेस हो जाएगा, वो तो जाएगा गोली सरफेस। देन जो उसका मिड एरिया है वहां पर बनेगा मिड एंगल, यानी कि जो ठोस कोण है हमारा वो बन जाएगा मिड पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, आइए उसके बारे में बात करते हैं कि जो ठोस कोण है उसकी डेफिनेशन किस प्रकार से। तो ये हो गया ठोस कोण इक्वल टू पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा त्रिज्या स्क्वायर। फिर हम बात करते हैं जैसे कि ठीक है बच्चों, अब देखिए कि जो ये तो हो गया उसका ऊपर का पार्ट स्फेरिकल टाइप में जो है डी ए, और ये हो गई रेडियस मिड पॉइंट तक सेंटर पॉइंट तक। देन फिर जो यहां पर एंगल बनेगा वो हो जाएगा डी फाई। अब एज इट इज इसके अंदर वो वैल्यू है वो पुट करेंगे कि एंगल तो हो जाएगा डी फाई इजिकल टू पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू
डेफिनेशन यहाँ पर क्या बताया गया है, जैसे कि एक गोले का पृष्ठ का एक भाग है, यानी कि ये क्या है, घन कोण है, जो है कि एक गोले के पृष्ठ का भाग है जिसका जो एरिया है वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियस को इस एरिया के बराबर रखेंगे। तो यदि आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ए, देन डी फाइव इज इक्वल टू 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन। ये एंगल निकल के आ जाएगा हमारे पास स्टेरेडियन। देखिए बच्चों, अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि एंगल फॉर्म में इसे ऐसा यूनिट के अंदर रखा गया है, तो डिग्री को यहां पर ऐसा यूनिट के अंदर क्यों नहीं रखा गया है। तो बच्चों देखिए कि यहां पर जो पॉसिबिलिटीज है वो इस प्रकार से है कि डायरेक्टली इसको डिग्री के अंदर ऐसा यूनिट के अंदर नहीं रह सकते, डिग्री को डायरेक्टली ऐसा यूनिट के अंदर नहीं रह सकते। इसको एक फिक्स पैटर्न के अंदर, फिक्स फॉर्म के अंदर ऐसे यूनिट के अंदर रखा गया है। जैसे कि हमारे पास जो 90 डिग्री एंगल है, उस 90 डिग्री एंगल को हम फिजिक्स की भाषा में, ऐसे यूनिट की भाषा में इसे इस प्रकार से लिखेंगे कि π/2 रेडियन। ठीक है, ये एक ऐसा यूनिट के लिए फॉर्म हो गया हमारे पास। जैसे कि हमारे पास अवेलेबल है 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2π रेडियन। पाई फॉर्म के अंदर या फिर जो ये रेडियन का फॉर्म है वही इस एंगल को कंप्लीटली डिफाइन करेगा। डायरेक्ट डिग्री को हम यहां पर ऐसा यूनिट के अंदर नहीं रख सकते, वो सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए ये पैटर्न फिक्स कर दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, जो हमारी विमाएं हैं उनके लिए। विमाएं बेसिकली फिजिक्स के अंदर एक किसी भी यूनिट की पावर के रूप में हम लोग समझ सकते हैं, यानी कि घातों के रूप में। किसी भी वस्तु जो अंक है उसकी जो पावर होती है, घात होती है, उसको हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये हो गया 2 4। ठीक है, ये तो अंकगणित के रूप में हो गया। अब हम बात करेंगे विमाओं के रूप में, यानी कि यूनिट फॉर्म के अंदर घातांकों को किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो फिजिक्स के अंदर जो मात्रक होते हैं, जो यूनिट होती है, मापन के जो मेथड होते हैं, मेजरमेंट जो सिस्टम होते हैं, उन सिस्टमों के लिए क्या है कि विमा या फिर घात को विमा के रूप में बताया गया है। जैसे कि यहां पर 3 फिक्स पॉइंट है, 3 फिक्स वर्ड है, M, L, देन T, यानी कि ये तीनों है, जहां पर जो M है वो डिफाइन करेगा वस्तु के मास को, लेंथ को एंड टाइम को। तो इन 3 पोजीशन पर जो हमारे इनके ऊपर की जगह पर जो वर्ड या फिर जो अंक व्यक्त किया जाता है उसे हम विमा कहते हैं। उस पावर को हम क्या कहेंगे, विमा कहेंगे। आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो हमारे पास हेडिंग हो गई, वो है विमा और विमी विश्लेषण, डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखिए इस अंदर बात करते हैं, जैसे कि किसी भौतिक राशि के अंदर, किसी भौतिक राशि के अंदर दी गई घात को किसी भौतिक राशि की विमाएं
उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि पर को व्यक्त करने के लिए मूल राशि के ऊपर व्यक्त करना पड़ता है विमा कहलाती है। अब हम बात करेंगे कि जो विमीय विश्लेषण है उनके बारे में। तो देखिए, भौतिक राशि के लिए विमीय विश्लेषण, किस प्रकार से विमा को हम फाइंड कर सकते हैं, किस प्रकार से विमा को निकाल सकते हैं, उसके बारे में भौतिक राशि के लिए विमीय विश्लेषण। अब देखिए बच्चों की हमारे जो मैट्रिक सिस्टम है इसके अंदर